हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नदी के काट। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, नदी के काट तो हम जानते हैं नदी जो है पर्वतों से, मैक्सिमम जो है नदियाँ जो है पर्वतों से निकल करके महासागर या समुद्र में जाकर के मिल जाती है। तो ये जब पर्वतों से निकलती है तो ये तीव्र वेग से निकलती है, उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और साथ ही साथ ये इसका जो कटाव होता है ये पार्श्व कटाव ना हो करके, पार्श्व का मतलब किनारे किनारे कम काटती है क्योंकि वहाँ चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, तो ये नीचे नीचे काटती है और गार्ज वगैरह बनाते हुए चली जाती है। तो ये काटते हुए और उसकी मिट्टी या कंकड़ पत्थर लेते हुए जाती है और कहीं ना कहीं ये जहाँ पर इसका वेग जो है कम हो जाता है तो ये मिट्टी कंकड़ पत्थर को वो क्या करती है, किनारे किनारे जमा कर देती है। उसके बाद फाइनली ये एक सागर में मिल जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से नदी को जो है हम देखेंगे तो इसका जो है, मान लीजिए पर्वत है और ये सागर वाला पार्ट है। ठीक है दोस्तों, ये वाला पार्ट जो है सागर वाला है। अब एक नदी यहाँ से आती है, इस तरीके से इसमें मिल जाती है। तो नदी को कायदे से देखा जाए तो 3 भागों में बांट सकते हैं। जो है पहला जो है, इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो हम इसको यूथ यानी युवा अवस्था भी बोल सकते हैं। और इस समय जो इसका कटाव जो होता है वो पार्श्व ना होकर के, किनारे किनारे ना होकर के सीधे काटती हैं और इस तरीके से वी आकार की घाटियाँ वगैरह बनाती हैं। इसके अलावा सेकेंड पार्ट पे इसकी वेग जो होती तो है, तेज़ होती है, बट पहले वाले स्टेप के अकॉर्डिंग जो युवावस्था होता है उसके बाद ये सेकेंड होता है प्रौढ़ावस्था, इसको हम मेच्योर बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा जल की मात्रा कम होने के साथ साथ अब ये धीरे धीरे पार्श्व कटाव यानी कि नदियों किनारे किनारे कटाव चालू कर देती है, तो थोड़ी चौड़ी हो जाती है और इस तरीके से ये आगे जो है जलप्रपात वगैरह बनाते हुए निकल जाती है। और फाइनली लास्ट में हम इसको ओल्ड स्टेज बोलते हैं, जहाँ पे नदी विसर्प, प्राकृतिक तटबंध, गोकुल, झील वगैरह या फिर देखा जाए तो डेल्टा वगैरह बनाते हुए ये सागर में मिल जाती है। तो इस तरीके से हम नदियों को युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में बांट देते हैं। तो ये जब चलती है तो कुछ ना कुछ अपने साथ कटाई पिटाई का ऐसा कुछ करते हुए काम करती है। तो फाइनली हम नदियों को देखें तो नदी के 3 काम मेन हैं। एक है अपर्दन, तो आप नोट कर लीजिएगा। पहला है अपर्दन, मैं भी लिख देता हूँ, ठीक है। सेकेंड नंबर है, ये पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा इसका परिवहन, ठीक है दोस्तों। और लास्ट जो है, तीसरा जो है इसका, थर्ड नंबर है, वो हो जाएगा निक्षेप। ठीक है दोस्तों, तो नदी के ये मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं। तो अपर्दन के बारे में हम समझेंगे। अपर्दन को हम इरोजन बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप नोट कर लीजिएगा। निक्षेप सॉरी, अपर्दन हो गया। इसको सबसे पहले समझते हैं अपर्दन क्या होता है। ठीक है, आइए देखिए। दोस्तों, एक चीज़ होती है अपक्षय और दूसरा होता है अपर्दन। अच्छा, अपक्षय और अपर्दन में अगर हम अंतर देखें तो ध्यान से थोड़ा समझिएगा। अपक्षय और अपर्दन, अपक्षय यानी कि वेदरिंग होती है और अपर्दन होता है इरोजन। तो अपक्षय में क्या होता है, एक स्थैतिक या स्थिर क्रिया होती है। एक्चुअल में मतलब कोई भी मिट्टी या कोई भी सैल होती है अपनी जगह, मान लो ये है, अपनी जगह टूट फूट जाती है किसी भी तरीके से, तो ये यहीं पे रहती है, मतलब ये यहाँ से जाती नहीं है, टूट फूट गई। जैसे मान लीजिए ईंट है, उसमें हथौड़ी मार दिया जाए तो वहीं टूट कर रह जाती है। अगर ये कोई ईंट है, इस पर हमने क्या मान लिया, एक हथौड़ी मार दिया तो टूट गई, ब्रेक हो गई, अब यहीं पे है। तो ये किसी भी कारण से अगर ये टूट जाती है तो ये यहीं पे रहती है, मतलब इसका मतलब ये स्थानांतरण नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं अपक्षय। ठीक है। और सेकेंड नंबर है अपर्दन, जो हमें पढ़ना है। तो अपर्दन का मतलब क्या है, अपर्दन एक गतिशील क्रिया है। जैसे कि मतलब मिट्टी है वो कट जाती है, कटने के साथ साथ बह भी जाती है। पानी जो क्या करता है, अपने बहाव के साथ मिट्टी को काटता रहता है और काटने के साथ साथ इसको बहाते ले जाता है, बहा कर ले जाता है। तो ये हो गया अपर्दन। ठीक है ना दोस्तों।
हम आगे देखते हैं। अपरदन की बात की जाए तो एक बड़े क्षेत्र में होता है भाई। देखो अपक्षय छोटे क्षेत्र में भी हो सकता है, बड़े क्षेत्र में भी हो सकता है, पर अपरदन जो है मैक्सिमम बड़े क्षेत्रों में, मतलब काफ़ी बड़ा क्षेत्र होता है उसमें होता है। अब नदियाँ देख लो कितनी लंबी नदी है आपको। जैसा कि पता है हमारे देश में रिवर गंगा है, जिसको हम गंगा माता भी कहते हैं, काफ़ी बड़ी है, जिसका डिस्टेंस देख ले तो 2510 या किसी किसी में 2525 किलोमीटर है। रेफरेंस की प्रॉब्लम है, कहीं कहीं पे अलग अलग बुकों में दिया हुआ है। खैर 2500 किलोमीटर तो आप कम से कम मानिए। तो इतना बड़ा क्षेत्र होता है जो अपरदित करती हो जाती है मिट्टियाँ, मिट्टी को उसके बाद कहीं ना कहीं ले जा करके निक्षेपित करती है। तो ये पहला हो गया अपरदन। तो अपरदन में पदार्थ का परिवहन होता है, 100% समझना, बड़े क्षेत्र में होता है और ये गतिशील होती है, ठीक है ना। इसके विपरीत अगर अपक्षय देखें तो अपक्षय एक स्थैतिक स्थिर क्रिया है। अपक्षय का क्षेत्र सीमित होता है, इसमें परिवहन नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम कारक देखें, कारक का मतलब है कारण, मतलब कौन कौन से फैक्टर है। तो अपक्षय जिससे होता है अपरदन होता है। तो कोई भी जल हो गया जो बह रहा है, प्रवाहित जल, तो ये प्रवाहित जल का मतलब हो गया जैसे नदी होगी भाई। ये नदी क्या करती है, ये करती है अपरदन का काम, ठीक है ना। इसके साथ साथ हिमानी भी हो गया, ये अपने किनारे किनारे काटती रहती है, ठीक है ना, काट करके लेके चली जाती है। सागरी लहरें हो गई, हवा या वायु हो गई, ठीक है ना। इसके विपरीत अपक्षय के जो कारक हो गए वो हो गया टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है ना, और इसके अलावा प्रेशर, ऑक्सीजन वगैरह होता है। तो आगे इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे जो है। आगे हम देखते हैं हमारे जो नदियों में अपरदन का कार्य जो होता है वो कैसे होता है। तो नदी का सर्वप्रमुख कार्य भूपटल का अपरदन करना होता है। प्रमुख विद्वान सेलिवरी ने भी बताया था, नदी के प्रमुख कार्यों में से एक कार्य स्थल का सागर तक ले जाया जाता है। नदियां सदैव अपने मार्ग के समीपी चट्टानों को घिसकर तथा काटकर अपने साथ परिवहन करने में प्रयत्नशील होती है। मतलब क्या होता है, जो नदियां होती हैं इसका एक्चुअल में जो वाटर होता है, जल होता है, वो दोस्तों क्या करता रहता है, हमेशा काट पीट करके। आपने देखा अगर आप नदी प्रवाहित, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से हैं या कभी गए हैं तो आपने देखा होगा किस तरीके से कटाव होता रहता है, ठीक है। अगर नहीं गए हैं तो आप ज़रूर एक बार यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा या फिर आप जा कर के खुद देखिएगा, क्योंकि जा कर के देखना ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया ना आपके। इसके साथ ये कंकड़, पत्थर और भी बहुत सारे रेत हो गए, इन सब पदार्थ जो है नदी अपने साथ लेके चलती चली जाती है। ये मान लो इसका जो है ये है आपका युवावस्था, उसके बाद ये प्रौढ़ावस्था और ये फिर वृद्धावस्था। तो इसमें तो कटाई करेगी भयंकर तरीके से, यहाँ भी कटाई, तो यहाँ पे कटाई करते करते ला करके यहाँ पे जमा कर देती है। तो पहला कार्य हमने बताया था अपरदन होता है, ठीक है। अब सेकंड है परिवहन। अब ये अपरदन करने का मतलब काटती है और लेके काट करके आगे धकेल देती है। अब इसको ले जाने वाला काम भी नदी ही करती है। मतलब नदियाँ क्या करती हैं, ये पहाड़ है, यहाँ से काट करके इसको बहा ले जाती है। तो नदी का काम एक तरीके से बहा कर ले जाना भी है, जिसको हम बोलते हैं परिवहन, ठीक है ना। तो नदियों का ये सेकेंड वर्क होता है परिवहन करना। अब नदियाँ जो भी कुछ मतलब काटती है उसको आगे लेके चली जाती है, और जब ये इतना कम पानी हो जाता है तो आगे जा कर के कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर देती है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, जब ये डिपॉजिट करती है अब इसमें वाहन को लेके जाती है, मतलब जो भी एक कंकड़ पत्थर जब पानी में जो है, मतलब ये समझ लो कि यहाँ पर पतली होती नदियाँ आगे चलते चौड़ी चली जाती है, तो मतलब बहाव कम हो जाता है, तेज हो जाता है। तो ये इतना ज़्यादा कम हो जाता है बहाव कि ये जो कुछ इनके साथ है, रेत, मिट्टी, कंकड़, ये अपने किनारे किनारे डिपॉजिट कर देती है। तो इसको भी कहते हैं एक कार्य निक्षेप या निक्षेपण, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से नदियों के 3 काम होते हैं। पहला है अपरदन, दूसरा है परिवहन तथा तीसरा है निक्षेपण, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको हम विस्तार से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।